हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अब वो लीडर जो बीजेपी में वॉशिंग मशीन में जाकर के धुल रहे थे, अब वो वापस भगदड़ की तरफ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये वो लोग हैं जिनको राजपूत कहा जा सकता है, जिसका राज उसी के पूत। ना वो कांग्रेस के, ना बीजेपी के, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। अब ये बहस नहीं है, लेकिन इस वक्त बीजेपी की क्या हालत है, किस तरह से नफरत का बाजार गर्म करने के बावजूद अब कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में खबर है कि कई कुछ सिटिंग एमएलए, कुछ दूसरे बीजेपी के नेता कांग्रेस में ज्वाइन करना शुरू कर दिया। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको टिकट नहीं दिया गया। उनके खिलाफ 5 लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया गया। ऐसी खबरें हैं कि जो कोई मोदी जी के लिए चैलेंज बनता है, बीजेपी में भी महफूज नहीं है, उसकी भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो वहां बीजेपी के अंदर टकराव और बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ जाने का सिलसिला शुरू। ऐसी हालत क्यों हुई, क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। कई बार वो पार्टी पोजीशन से हट करके भी अपनी बात वो रखते हैं जो जो बात कहनी चाहिए, जो समझनी चाहिए, जो देश की हकीकत है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि वैसे तो देश भर में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के लिए, और देश के लिए सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से क्या खबर है? ये क्या कुछ है कि लोग छोड़ करके अब कांग्रेस ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं? अब कौन से फेज में है बीजेपी? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए, आपको सलाम अर्ज करते हुए मैं आपकी बातों की तरफ आता हूं। और आपको एक बात बताएं, आपने कहा राजपूत, जिसका राज उसका पूत। अभी ये मौसम के वैज्ञानिक हैं, मौसम देख करके ये अपना काम करने के मूड में हैं। और जो आपने कहा कि देश के लिए अच्छा हो रहा है और किसी के लिए बुरा हो रहा है, तो हो रहा है। आपको एक बात बता दें कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। शिवराज सिंह जो चौहान हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। और क्यों मोदी जी ने आडवाणी को भी किनारे किया, ये कहानी बहुत पुरानी है। कारण ये है कि जिस वक्त एक बार एक मीटिंग में, ग्वालियर में इनकी मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में आडवाणी ने कह दिया कि गुजरात तो विकसित राज था ही, लेकिन आप हमारे मध्य प्रदेश को लीजिए, शिवराज ने भी यहाँ बड़ा विकास किया है। और वहीं से मोदी ने गांठ बांध दिया कि अब शिवराज को भी काटना इनको, क्योंकि उसको प्रतिद्वंदी पसंद नहीं है। और इस प्रतिद्वंदी के आधार पर उसको, यानी वो नहीं चाहता है कि कोई हमारे मुकाबले में आए। और ये उस बात की बात है जिसको जाहिलियत कहते हैं। क्योंकि जो अनपढ़ आदमी होता है, वो किसी से कहिए कि बड़ी रेखा खींचो, तो वो छोटी रेखा को मिटाने में लगा रहता है। और अकलमंद जो होता है, उस रेखा के बाजू में बड़ी रेखा खींच देता है। तो आज की स्थिति ये है कि आज आपको कैबिनेट के 3 मिनिस्टर, प्रहलाद जोशी से लेकर के, प्रहलाद पटेल, जोशी बोल रहा हूँ, प्रहलाद पटेल से लेकर के गुलदस्ता से लेकर आपके हमारे जो है वो भी भेजे गए, कृषि मंत्री जो है हमारे कि नहीं, इन लोगों को बोल दिया गया कि आप विधानसभा लड़िए। दो उनके क्या नाम है, महामंत्री स्तर के हैं, ये लोग जो एक इंदौर से, और वहां से उनको भी भेज दिया गया कि आप जाइए और लड़िए, चुनाव लड़िए। अब ये चुनाव लड़ने का मामला ये है कि ये 2 संकेत देता है। पहला संकेत ये देता है कि मुख्यमंत्री के हमारे चेहरे इन 5 में से कोई एक होगा। समझ लीजिएगा, मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री इन 5 में से बनेंगे। इसका मतलब कि शिवराज जी अब आप बाहर हो जाइए। अभी तो 79 सीटों का ऐलान हुआ है, बाकी अभी बाकी है, नाम आ भी सकता है। सब खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग की,
उसमें और शुक्रिया अदा कर दिया, तो शुक्रिया अदा कर दिया, शुक्रिया भी अदा कर दिया। यानी अब विदाई समारोह होने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने पिछले दिनों जो लोकसभा का स्पेशल सेशन हुआ उसको भी कुछ लोगों ने बीजेपी का विदाई सेशन कहा है। तो ये अब ये विदाई के सिलसिले अलग अलग लीडर अपने अपने तरीके से करना शुरू कर रहे हैं। जी, अब मध्य प्रदेश के बारे में बताएं। ये बात देखिए, ये बात ऐसी है जिसके अंदर थोड़ी भी नैतिकता जीवित रहता है तो वो अपमानित महसूस करने लगता है, तो वो जल्दी उस जगह से जाना चाहता है जहां अपमान महसूस करता है। तो आज उन्होंने अपने मंत्रियों का कैबिनेट की मीटिंग लेने के बाद उन्होंने अंत में सबको थैंक यू कह दिया, सबका शुक्रिया आभार मान लिया। और इसका ये मतलब ये है कि उन्होंने भी ये मान लिया कि आने वाले इसमें हम नहीं रहेंगे और इसलिए सबका शुक्रिया मान लिया जाए। मगर ये स्थिति देख लीजिए कि जहां के सीएम का टिकट कट रहा है और वहां पर उसी मध्य प्रदेश में रामायण को जलाने वाले को टिकट दिया जा रहा है। कमाल की बात है, सबसे बड़ी बात है। ये कौन है? कौन है रामायण को जलाने वाला? कौन है? हाँ, वो उसका नाम जेहन में अभी नहीं है, लेकिन मैं उसको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा निकाल करके, मेरे पास एक है। लेकिन वो सवाल ये है कि उसको भी टिकट दे दिया गया। उतना ही नहीं, जिसने ज्योतिराव सिंधिया जी को नामर्द बोला, स्टेज से बोला, उसको भी टिकट दे दिया गया है। यानी ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है। और दूसरी चीज, मेरे को लगता है कि गुजरात लॉबी ने ये मान लिया है कि अब मैं सत्ता में नहीं आएंगे, और जब हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम ऐसा कर दें कि भाजपा दोबारा सत्ता में ना आए। ये आप नोट कीजिए, ये इस तरह के बवाल को पैदा किया जा रहा है ताकि भाजपा ही समाप्त हो जाए और ये रिकॉर्ड बन जाए कि मोदी भाजपा के आखिरी और पूर्ण बहुमत के पहले मंत्री थे। ये वो खेल खेल रहे हैं जैसे बचपन में एक बच्चा यानी मोदी जी इतिहास में बाकी रहना चाहते हैं कि वो अब भी अपनी बीजेपी पार्टी की हमदर्दी ना करके अपने आप को एक ऐतिहासिक पुरुष बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी के साथ भी हमदर्दी नहीं है उनकी। नहीं 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 नहीं, वो बीजेपी को समापन करने के तर्क। आपको एक विशेष सूत्रों से मिले हुआ समाचार मेरे पास वो नाम आ गया। बीजेपी ने मोनिका भट्टी नाम है इनका, जिन्होंने रामायण जलाई थी। अपने दर्शक से मैं कहना चाहता हूं कि वो गूगल करके देख सकते हैं। जी, तो अब आप तो मदद करते हैं हमारी, क्योंकि हम इस तैयारी से नहीं, आपका फोन आता है हम खड़े हो जाते हैं और हमको पूरे नॉलेज से मालूम है कि कब कहाँ क्या होता है। अभी आपको बता दूं कि आपने बहुत पहले ऑर्गेनाइजर में पढ़ा था कि मोदी के जलवे खत्म हो रहे हैं, फिर आपने उनके 5 जन्म में पढ़ा था। आपको बता दूं आरएसएस की मीटिंग हुई है और आरएसएस प्रधानमंत्री का उम्मीदवार 2024 में चेंज करने जा रही है, ये भी लिख लीजिए। मोदी की जगह दूसरे किसी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चयन करके लड़ाई के मैदान में आने को तैयार है। आरएसएस ये मान ली है कि मोदी अपने तो जाएंगे ही झूठ बोलने से, हमारी पार्टी का भी सत्यानाश करके जाएंगे। और मोदी और अमित शाह ये तय कर लिए हैं कि या तो पार्टी मेरे हाथ में रहेगी नहीं तो भाजपा समाप्त हो जाएगी, और इसीलिए ये दोनों मिलकर निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी भगदड़ क्यों मच गई। ठीक है, समझ में आता है कि शिवराज सिंह चौहान का कहीं कहीं नाम ये भी आने लगा था कि जिस तरह से यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम आता है योगी का कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे अगर बीजेपी जीती, इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान का भी आता है जो वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बाकी और लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हारने का डर या क्या है कहानी? और ज्यादा गहरी है कुछ ऐसा लगता है। अरे भाई साहब, मोदी खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंसे। जनता के बीच में जब नेता जाएगा तो जनता 5 साल का हिसाब मांगेगी, पूछेगी आपने जो वादा किया पूरा किया क्या? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और अभी सबसे बुरी बात आकर के जो फंस गई है, महिला आरक्षण का जो है इतना बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि उसमें ओबीसी नहीं है, और ओबीसी देश के अंदर 52% है। आप ये मान लीजिए कि देश के अंदर 20% मुसलमान हैं, तो मुसलमान अगर इनके दुश्मन है, अगर उसमें से 20 में से 15 है मान लीजिए,
52 ओबीसी की महिलाओं को न देने के मामले को लेकर 52 और 15 जोड़ दीजिए तो 67% तो ऐसे ही आपके विरोध में जा रहे हैं। फिर बचा हुआ आपका 33% आता है। 33% में से भी वो कौमें, वो नौजवान तबका जो बेरोजगारी का शिकार हुआ है, जो महंगाई का शिकार हुआ है, जो अराजकता का शिकार हुआ है, दलित समाज है, बाकी चीजें हैं, तो ये अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। और कांग्रेस ने भी अगर इन्हीं लोगों को टिकट दिया तो कांग्रेस ने भी आने वाले चुनाव में वही भगदड़ होगी जो भगदड़ आज भाजपा के साथ हो रही है। ये बहुत ही अहम है। देखिए, ये कांग्रेस के जो फैसला करने वाले बड़े लीडर्स हैं, खासतौर पर राहुल गांधी और खड़गे जी, उन्हें बहरहाल नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर कौन लोग हैं जो किश्ती से जैसे वो डूबती है और चूहे भागते हैं, तकरीबन ये चूहे भागने वाले हमारे यहाँ आकर के तो गंदगी नहीं फैलाएंगे। इस पर नजर बहरहाल पार्टी को रखनी पड़ेगी। जितना बुरा दौर देखा है इस 9 साल में, 9.5 साल में, जितनी नफरत बढ़ाई गई है, भाई आप लोग, मैं दर्शकों को फिर याद दिला रहा हूं, 250 लोगों से ज्यादा देश में अकेले मुसलमान को देख करके मॉब लिंचिंग कर दी गई, कत्ल कर दिया गया और किसी को सजा नहीं हुई। देखिए, ये बहुत ही, और अब कांग्रेस के और जो इंडिया अलायंस की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका भी इम्तिहान है कि वो क्या उन मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी। क्योंकि हुकूमत में आना शायद आसान है, लेकिन इंसाफ करना मुश्किल है। उस वक्त अगर वोटों का चक्कर आप सोचेंगे और इंसाफ नहीं देंगे तो आपका भी बुरा हाल होगा। जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था काजमी साहब, अदालत की बात छोड़िए, तो है, आइए दीजिए लड़िए तबाह हो जाइए। अदालत गवाहों के बल पर भी फैसला देती है। जहां धर्मनिरपेक्ष लोग अगर 10-5 होंगे वहां मॉब लिंचिंग हो नहीं पाएगी। उन्हीं की टोली होती है और जो बेचारे फंस जाते हैं ईमान वाले, वो वहां जला दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। प्राकृतिक गवाह है लेकिन नेचुरल गवाही है, मगर वहां इंसानी गवाह न गुजरे तो बात दिक्कत हो जाती है, समझ रहे कि नहीं? और इसका बेनिफिट लोग ले लेते हैं। अरे साहब, वीडियो मौजूद है, बहुत सी मॉब लिंचिंग की वीडियो मौजूद है। अगर कानूनी कार्रवाई कोई भी सरकार करना चाहे तो कानूनी कार्रवाई की गवाह मिलता है। तो मैंने कहा ना कि नेचुरल गवाह है, इंसानी गवाहों को पेश होने की जरूरत है। और वो छोड़ दीजिए, आपको एक बात बता दूं, एक चीज नोट करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि बारिश में हमारे नागपुर डूब गया था, नागपुर आपने देखा होगा, जहां की कभी बाढ़ नहीं आती है, और ये विकास के कारण डूब गया था। नालियां पतली हो गई, ये हो गई। बारिश 180 सेंटीमीटर 1 घंटे में हुआ, इसलिए नाली संभाल नहीं पाई, बाहर पानी निकल गया, नुकसान जो होना था हो गया। तो प्राकृतिक आपदाएं इसी अत्याचार से आती हैं। आप उसका भजन करें ना करें वो नहीं मानते हैं, इबादत करें ना करें उस पर वो नाराज नहीं होता है, लेकिन बेगुनाहों का कत्ल करेंगे, नारियों के साथ अपराध करेंगे, हकदार का हक नहीं देंगे, नाइंसाफी करेंगे तो कुदरत का कहर नाजिल होता है। प्राकृतिक आपदाएं इन्हीं कारणों से आती है जहां पर जुल्म होता है, समझ लीजिएगा। ये हमने शास्त्रों से पढ़ा है। रामायण का 4 पंक्तियां बता देता हूं। रामायण ने भी इस बात को कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, पढ़े असुर अशुभ अभिमानी, तब तब राम ले है अवतारा करे दुष्ट संघनहारा। जब अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, नाइंसाफी बढ़ती है, तब किसी को अवतार लेकर के इन दुष्टों का संहार करना पड़ता है। तो अब तो बात अलग अलग हो गई है। जो आपका प्रश्न है कि भाई सोचना चाहिए, देखना चाहिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। आप और हम भी बातों में कहते हैं कि वो आदमी उसकी आकर हमसे शिकायत कर रहा है, तो यह हमारी भी शिकायत उससे करता होगा, मानते हैं? क्योंकि इसकी आदत है, इसकी आदत है। और वही आदत आज मोदी को डुबो रहा है, क्योंकि मोदी की आदत है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, अपने आगे किसी को चलने नहीं देते। आपने लोकसभा के अंदर जाते हुए देखा होगा, लोकसभा का सबसे बड़ा पदाधिकारी जो है वो
आपको मालूम है स्पीकर होता है, उसको भी अपने पीछे चलाता है, अपने आगे चलता है, जबकि पहले के लोग स्पीकर को आगे चलाते थे और सदन में उसके बाद उपराष्ट्रपति चलते थे, फिर प्रधानमंत्री चलते थे, उसके बाद उनका कैबिनेट चलता था। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा। तो ये उनकी चीजें हैं, उनको छोड़ दीजिए, और उनका अहंकार ही उनको डुबा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस जो परेशान हो गई है, और आपको मालूम है कि आरएसएस जब बनी थी तब 1925 में नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। अब ये मध्य प्रदेश था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन ये राजधानी प्लेस था और नागपुर मध्य प्रदेश में आता था। और जब मध्य प्रदेश में से ही आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग निकल करके जनहित पार्टी का निर्माण किए हैं, वो लोगों ने निर्माण किया जो कांग्रेस में जाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अपना घर छोड़ के किसी के यहाँ जाएंगे तो शरणार्थी कहे जाएंगे, इसलिए अपनी झोपड़ी ही बना लो ताकि अपना तो घर कहा जाएगा, और कल जरूरत पड़ेगी तो हम कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस में जाकर के फिर कहीं जा नहीं सकेंगे, अपमान होगा। तो उन लोगों ने जनहित पार्टी बना लिया, और जिनको कुर्सी बचानी है वो लोग सीधे कांग्रेस में चले जा रहे हैं ताकि हमारी कुर्सी बची रहे। अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ये जो आज कुर्सी बचाने मेरे पास आया है, कल हमारी हालत अगर बिगड़ेगी तो कुर्सी बचाने कहीं और जा सकता है। तो इस बारे में उन्हें विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आप अपने तीर के आखिरी तीर को इस्तेमाल करें तो इससे मतलब ये हो जाता है कि आप हार मान चुके हैं। आप ये मान चुके हैं कि हमारा आखिरी आ गया है और आखिरी चीज करें, जो कि आपने ही बता दिया और उन्होंने भी शुक्रिया अदा कर दिया। मेरा कहना क्या है? मेरा कहना है कि देश में कोई भी शासक आ सकता है, शासन करेगा, लेकिन देश का क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा? आज ये हालत हो गई है कि 70 सालों में केवल 55,000 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 1,55,000 करोड़। आने वाले 24 का लेंगे तो 1,72,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। हमारा क्या है? आज आप बताइए, जो अपने आप अरिजीत पटेल को ला करके गवर्नर बनाता है आपके रिजर्व बैंक का, आज वही मोदी उसे सांप कह रहा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अरिजीत पटेल तुम सांप। अब सोचिए ये क्यों सांप हो गया, क्यों क्या हो गया, अडानी दोष क्यों हो गया? ये मोदी है जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ। अब मोदी को गुरु अडवाणी का नहीं हुआ, जो जनता ने जिसको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाई उस गरीब जनता का नहीं हुआ, ये किसी का होने वाला। अच्छा, ये मोदी जी किसी का नहीं हो सकते। कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक सनद याफ्ता झूठे हैं, यानी ये एक अब ये यहां तक बात आ गई। तो अच्छा, एक खबर आ रही है अभी, ये जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में रमेश विधुड़ी ने, बीजेपी के एमपी ने दानिश अली के साथ बदतमीजी की और बाकायदा सारे मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की, और ये हमारी मुश्किल है कि अब उससे पार्लियामेंट से वो हटा दिया गया, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। लेकिन ताजा खबर यह है कि रमेश विधोड़ी को दिल्ली की कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी उसको इनाम देने का सिलसिला शुरू हो गया कि तुम बहुत अच्छा काम किया और तुम आगे बढ़ो, बीजेपी तुम्हारे साथ है। तो क्या ये नफरत का रथ अभी और तेजी से दौड़ेगा या पंक्चर हो जाएगा बहुत जल्दी? एक चीज बताइए काजमी साहब, ईमानदारी से बताइए, भाजपा देश के अंदर प्रेम से आई है कि नफरत से आई? ये हिंदू मुस्लिम का नफरत फरमा करके आई। तो ये आई किस सीढ़ी से है? नफरत की सीढ़ी से। और जो नफरत की सीढ़ी बना रहा है उसको ये कैसे नहीं इनाम देगा? इनाम देने की तो इसकी आदत है। आपको याद है, गाली देने वालों को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया, किसको क्या क्या बना दिया। आप में से निकल कर आने वाला व्यक्ति जो दंगा कराया दिल्ली में, जैसा कि कहा जाता है, उसको इन्होंने कितना इनाम दिया। आज विधुड़ी को कबड्डी का नहीं,
आप सोचिए, उसको कुछ भी बना सकता है, क्योंकि मोदी के एजेंडे पर चलने वाले को इनाम दिया जाता है। और मोदी का एजेंडा विकास नहीं है, मोदी का नारा केवल विकास है, एजेंडा विनाश है, हिंदू मुस्लिम है, नफरत है। इसलिए जो मोदी के एजेंडे पर चलेंगे उन्हें क्यों नहीं सजाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी तो उसी पर खुश होते हैं। जैसा देवी देवता होता है उसको वही पूजा देना पड़ता है और उसी पूजा से वो प्रसन्न होते हैं। तो ये वहां की बातें हैं। अब आप ये कह रहे हैं, एक नई बात सुन लीजिए, दानिश अली को ही फंसाने का काम किया जा रहा है। उनके खिलाफ 2-4 लोग हैं, दुबे और ये वो लोग दे रहे हैं कि इसने उस्काया। अरे भाई, पार्लियामेंट में जो बात है आपने मिटा दिया। क्या वो पार्लियामेंट तक ही बात थी? पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया में वो बात फैल चुकी है। तो मिटाने न मिटाने से फायदा क्या है? मिटाया केवल इसलिए गया कि संसद की कार्रवाई में वो नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया के दिमाग में तो आ चुका है ना। दुनिया ने तो इस बात को समझ लिया है ना। आपने उसका नाम लेकर के नहीं बोला, आपने मुस्लिम संज्ञाएं दे दे करके बोला, जो एक मुसलमान को आप हमेशा बोलते हैं। और ये बात मुसलमानों को उतनी बुरी नहीं लगी है जितनी बुरी धर्मनिरपेक्ष हिंदू लोगों को लगी है। उनका कहना है, हमसे एक साहब मिले जो आरएसएस के बड़े अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कहा, विद्रोही जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने कहा क्यों मांगते हैं? बोले वो बात नहीं, सड़क की गाली सड़क पर दी जा सकती है। भारत माता की रक्षा करने वाले सदन में गाली दी गई, और हम मानते हैं कि मुसलमान भी भारत माता की संतान है और उनको गाली देना भारत माता को गाली देना है, ये उनका समझ लीजिएगा। लेकिन अगर उन्हीं से आप कहो कि जरा पब्लिक में एक स्टेटमेंट दे दो, तो वो नहीं देंगे। आपसे पर्सनली कह दिया उन्होंने। नहीं, स्टेटमेंट का उन्होंने एक जुमला बोला कि सदन में राजनाथ सिंह खड़े होकर के माफी मांगे, जो कि मुजरिम नहीं थे। हमने उस पर कह दिया कि राजनाथ सिंह की जगह अगर मोदी मांगे होते तो उनका कद बढ़ गया होता है कि प्रधानमंत्री ने मांगा। अब ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह थोड़ा धर्मनिरपेक्ष है और मोदी जी के एजेंडे पर वो काम कर रहा है, राजनाथ सिंह के एजेंडे पर तो काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा, देखिए उन्हीं से ये बात का पता चला कि आप घबराइए नहीं, हम लोग पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी की जगह दूसरे को लाने की तैयारी में हैं, जो हमने आपसे पहले कह दिया। देखिए मैं एक बात याद दिलाता हूं दर्शकों को और आपके सामने भी दोहराता हूं, शायद कभी पहले भी जिक्र हुआ हो। बीजेपी का कोई भी लीडर हो जो नफरत की सीढ़ी से आगे बढ़ता है, वो पूरी पार्टी उसी पर चलती है। लेकिन कुछ लीडर्स का प्रोजेक्शन सेकुलर रखा जाता है ताकि लोगों को धोखा देने में काम आ सके, और उस धोखा देने में बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी का था। वाजपेयी का था, और वाजपेयी एक बार जब फंस गए और उनका एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पे किसी ने डाल दिया, जब वो 13 दिन की सरकार गिरी और उसके बाद इलेक्शन हो रहे थे, तो मेरा भी इत्तेफाक से एक सामना हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी। वो मुसलमानों में जो मैसेज गया था उसको साफ करने की कोशिश के तौर पर, उसमें जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो रजत शर्मा थे। जब तक ये टीवी चैनल शुरू नहीं कर पाए थे, रजत शर्मा उनके बहुत नजदीकी समझे जाते थे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि देखिए, अयोध्या के मामले में आपकी पार्टी की पोजीशन सबको मालूम है, कॉमन सिविल कोड के बारे में आपकी पार्टी की पोजीशन सबको मालूम है, आर्टिकल 370 के बारे में सबको मालूम है। ये सारे जब मैंने इश्यूज गिनवा दिए, फिर मैंने उनसे पूछा, इस सब के बावजूद आप मुसलमानों से क्यों वोट की उम्मीद करते हैं? आप तजर्बेकार सियासतदान हैं, जरा ये तो बता दीजिए। उसका उनके पास जवाब नहीं था, उठ के भागना पड़ा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे नहीं बढ़ी। तो ये राजनाथ सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनका एक चेहरा बनाया जाता है मीडिया में। अंदर से सारे काले हैं, अंदर से इतने काले हैं कि इतना इस सवाल का जवाब कोई एक बीजेपी का आरएसएस का आदमी दे सके तो कोई जवाब नहीं दे सकेगा। टीम में जब विचार मिलेगा तभी तो आदमी रहेगा। तो जब वो आरएसएस और भाजपा में हमारे मुसलमान भी जो हैं
वो भी गद्दार टाइप के, उनके भी खून काले हैं, तभी तो हैं। मेरा तो नहीं। आज मैं एक नई बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ, बड़ी नई बात। आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस तो बनी 1925, लेकिन इस्लाम से ब्राह्मणों की दुश्मनी बहुत पहले से हो गई। वो इसलिए हो गई थी कि, और जिसका नारा अंबेडकर ने दिया, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जितने भी शूद्र थे उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, ब्राह्मण कथाओं में भी नहीं रहने देते थे, अगर सुनने जाएं तो गरम तेल या शीशा पिघलाकर उनके कान में डाल दिया जाता था। क्यों? कि अज्ञानी रहे और हमारे गुलाम रहे। लेकिन मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने 3 काम कर दिया, जबकि मुगल अलग थे। एक बात समझिए, सती प्रथा को रोक दिया एक, दूसरा उन्होंने क्या किया कि पढ़ाई का काम शुरू किया। फिर उस मामले में तब भी छोटी जातियां नहीं आ पाई, मगर शेख फैमिली ने ज्योतिराव, आपको मालूम है उनको, फूले को और उनकी पत्नी को फातिमा शेख ने पढ़ाया। जब फातिमा शेख ने पढ़ाया और 1834 में जब लॉर्ड मैकाले ने स्कूल खोला, अब ये देखिए वहां इन दलितों का और लोगों का, समाज का, सबका एडमिशन होने लगा। अब ब्राह्मणों के पेट में वहीं से दर्द हो गया। क्यों दर्द हो गया? कि शिक्षा ये मुसलमान और ईसाई मिलके दे रहे हैं, और बराबरी का दर्जा देने का काम जो है ये इस्लाम कर रहा है, सबको बराबरी का दर्जा दे रहा है। समझ लीजिएगा, सबको भाईचारा का दर्जा दे रहा है। तभी अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, याद कीजिएगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये नारा वहीं पैदा हुआ। स्वतंत्रता, आजादी, समता यानी बराबरी, बंधुत्व यानी भाईचारा, ये हमने दे दिया, और इससे ब्राह्मण का नुकसान हो गया। और जब ब्राह्मण का नुकसान हो गया तो 1925 में बनने वाली आरएसएस उस नुकसान को रोकने के लिए अपना चलाने लगी। और यानी उनकी मनुस्मृति के खिलाफ एक तरह जो मुसलमानों ने और ईसाइयों ने बराबरी का सबक दे करके और तालीम की तरफ सबको लेकर के आने की कोशिश की। असल दुश्मनी मुसलमानों से, ईसाइयों से इस वजह से है ताकि ये लोग ना जाहिल रहेंगे ना हमारे गुलाम रहेंगे। ये सभी के सुनने की बात है, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। अगर गुलाम बनाने के लिए, हिंदुओं को ही गुलाम रखने के लिए, हम मान लें कि सारे हिंदू हैं, क्योंकि दलित और उस सब में बहुत अलग अलग हैं, ओबीसी हैं, लेकिन फिर भी वो असल नफरत आज जो मुसलमानों से और ईसाइयों से दिखाई जा रही है, जो कुछ हम मणिपुर में देख रहे हैं, जो कुछ हम मॉब लिंचिंग की शक्ल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत देख रहे हैं, जो कुछ हमने नू में, गुड़गांव में हाल ही में देखा, दिल्ली में देखा, उसकी असल वजह यह है। बहुत ही मुख्तसर से उसमें आप आखिर में बताइए कि मुल्क के इस वक्त जो सियासी हालात हैं, जिसमें इंडिया अलायंस मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और कांग्रेस ने कुर्बानी देने की बात कही है, इस हालत में अब मुल्क किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? मुख्तसर आप अगर बता सकें। मुख्तसर में आपको बता देता हूं, जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है लोग उससे प्यार करने लगते हैं, ये ख्याल रखिएगा। ये इंडिया अलायंस बनता है तो मैं ये बताता हूं कि भाजपा जो है 3 अंक में नहीं जा पाएगी, 2 अंक के अंदर रहेगी अगर कायदे। बीच में अगर ये टूट भी जाती है, 2-1 इधर उधर भाग जाते हैं किसी कारण, बस जनता ने मूड बना लिया है कि अब हमें देश बचाना है, देश बचाना है। नहीं तो ये चाय बेचने वाला केवल बेचना जानता है, ये देश भी बेच देगा, खुददारी बेच देगा, भाईचारा बेच देगा, सब कुछ बेच देगा। इसलिए अभी हमें देश बचाना है। और जनता, केवल एक चीज का डर जनता में भी बनी हुई है, ईवीएम का। और जिस मामले में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर डिसाइड करना चाहिए। ऐसे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट केस देखते हुए एक जुमला बोला कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ही चुनाव कराना पड़ेगा। इस तरह की भी बात सुनने में आई। सच्चाई कितनी है ये हम नहीं बता। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज हमने कई इश्यूज पर बात की और आपने बताया कि बीजेपी इस बार जिस तरह से पब्लिक मूड बन रहा है, जिस तरह से इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है, उसमें 2 अंकों से ज्यादा, यानी
99 से ऊपर नहीं जा पाएगी, 100 से नीचे नीचे रहेगी बीजेपी। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।